Hello students, welcome to our channel Civil Staff Himachal. So ये चैनल आपके लिए HPS एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। आपकी जो HPS हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो एग्ज़ाम 2021 जो कि सितंबर में अपकमिंग है, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको ये वाला जो चैनल है ये आपको सारा स्टडी मटीरियल, ये आपको सारे लेक्चर्स, सारी क्लासेस, सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सिविल स्टाफ हिमाचल, हाँ जी स्टूडेंट्स, सिविल स्टाफ हिमाचल स्पेशली हिमाचल एग्ज़ाम्स, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के लिए ये चैनल आपके लिए है, जिसमें कि आपको सारा मटेरियल CSAT की प्रिपरेशन, पेपर 1, पेपर 2, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, मेंस एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम जो कि आपको क्वालिफाई करना है फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स, आपको सारा प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे यहाँ पे आपको फैकल्टीज़, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ आपको मिलेंगे जो आपको सारी तैयारी करवाएगा। ठीक है, सो आपको आपका जो बैच है, बैच में आपको जो क्लासेस मिलेंगी, आपको इंग्लिश की CSAT फॉर CSET एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ, इंग्लिश की क्लासेस, आपको मैथ्स की क्लासेस, आपको रीजनिंग की क्लासेस, सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी सो दैट आप HPAS 2021 एग्ज़ाम को क्रैक करें। ठीक है, हमारा सिलेक्शन रेट ऑलरेडी आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं सिविल स्टाफ हिमाचल से, तो वो सिलेक्शन रेट आपको बूस्ट करेगा। ठीक है, कि आप भी इस तैयारी को अच्छे से करें। ठीक है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, आपको प्रॉपर मटेरियल मिलेगा, आपको प्रॉपर लेक्चर्स मिलेंगे। आपका काम है सिर्फ उन लेक्चर्स को यूटिलाइज करना। ठीक है, सो दैट आपका जो सितंबर एग्ज़ाम है आप उसको क्रैक करें। सितंबर 2021 में आपका एग्ज़ाम होना है, आप उसको क्रैक करें। तो स्टूडेंट CSAT एग्ज़ाम को लेके मैं पहले थोड़ी क्लैरिटी करना चाहूँगी। CSAT एग्ज़ाम जो होता है जिसमें कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उस एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको मेन जो चीज़ है वो क्वालिफाई करने की है। ठीक है, आपको सिर्फ 33% चाहिए, आपको सिर्फ 33% चाहिए टू क्वालिफाई योर CSAT एग्जाम। ठीक है, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, बट जस्ट बिकॉज ये क्वालिफाइंग नेचर का है जिस वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही कैजुअली इस एग्जाम को ले लेते हैं, CSAT एग्जाम को। तो ये कैजुअली नहीं लेना, बिकॉज अगर आप CSAT ही नहीं क्रैक करेंगे आप फर्दर मेंस तक नहीं जा पाएंगे, राइट। सो आपको CSAT एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं कि ये क्वालिफाइंग है तो आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हम इसको क्रैक कर ही लेंगे। आप मेंस की प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, दैट इज गुड, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, बट CSAT एग्जाम को लीनियंट अगर आप लेंगे तो आपका जो पूरा जो आपका जो प्रोसीजर है वो स्पॉइल हो सकता है। तो CSAT एग्जाम की प्रिपरेशन आपके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो CSAT एग्जाम में आपके सब्जेक्ट्स कौन से कवर होंगे? सो सब्जेक्ट्स आपके जो है, एक तो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, देन इज योर रीजनिंग, देन इज योर मैथ्स। ये सारे एग्जाम्स कवर अप होते हैं आपके CSAT एग्जाम में, योर इंग्लिश, योर रीजनिंग, योर मैथ्स। ठीक है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश जो है उसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी रहेंगी। ठीक है, देन मैथ्स में इट्स ऑल अपॉन कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन और कुछ इस तरह के चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो आपके बेसिक चैप्टर्स हैं, बेसिक आपके कोई इतना हाई लेवल मैथमेटिक्स नहीं आता। ठीक है, बहुत ही बेसिक आपका जो मैथमेटिक्स है वो आएगा। देन रीजनिंग जो है, रीजनिंग एक एप्टीट्यूड है, रीजनिंग का सब्जेक्ट एक मेंटल एबिलिटी, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करता है और ये आपके एग्जाम में आपको मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं आपके कुछ क्वेश्चंस की वेटेज की, देखिए आपके रीजनिंग के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखा गया है, जो ट्रेंड हमने ऑब्जर्व किया है, उस ट्रेंड में ये हमने देखा है कि रीजनिंग के अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस एंड समटाइम्स इवन 43
इतने क्वेश्चंस आपके रहते हैं, ठीक है। सो आपका अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लीजिए कि आपको अराउंड 40 क्वेश्चंस जो है यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपको वो रीजनिंग से आएंगे, राइट। बाकी आपका मैथ्स और इंग्लिश का पोर्शन रहता है, राइट। सो आज जो हम करने जा रहे हैं, आज की जो वीडियो है वो स्पेशली डिजाइंड है फॉर द एग्जाम एनालिसिस ऑफ रीजनिंग पोर्शन। रीजनिंग जो कि CSAT का एक पार्ट है, तो हम रीजनिंग का एनालिसिस करेंगे आज की वीडियो में कि रीजनिंग को प्रिपेयर कैसे करना है और किस तरह से आप रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है वो फुली अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड इट इज पॉसिबल, आपका जो CSAT एग्जाम है उसमें एटलीस्ट आपका जो रीजनिंग का पोर्शन है, ठीक है, आप रीजनिंग जो है वो बहुत बेसिक और बहुत आसान है, हम वो लेक्चर्स करेंगे और आप खुद रियलाइज करेंगे कि जो चैप्टर्स है बहुत ही बेसिक है, जो आपके लिए क्रैक करना, जो आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान है। तो अगर आपको 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के आ रहे हैं तो यू कैन अटेम्प्ट ऑल 40 क्वेश्चंस। सो हम आज तो करेंगे एनालिसिस, बट फर्दर आपको जो मैं वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगी उन वीडियोस में हम रीजनिंग का एक एक चैप्टर जो है वो इस तरह से करेंगे कि आपका जो CSAT का एटलीस्ट रीजनिंग का जो पोर्शन है आप उसके 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग, ठीक है। सो इसी तरह से आपका पूरा पेपर क्वालिफाई होगा। आपका एक सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो, देन आप मैथ्स की तैयारी अच्छे से आपको करवाई जाएगी, इंग्लिश की तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी, तो ओवरऑल आपको क्वालिफाई करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप लीनियंट पूरे पेपर को ही लाइटली लेंगे, लीनियंट लेंगे, तो आपका ये पेपर क्रैक करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सो HPAS एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, ठीक है, हिमाचल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, ठीक है। हम ऐसी जॉब के साथ हम कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकते, प्रिपरेशन के साथ हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। हाँ जी, तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के रिगार्डिंग क्लियर करना चाहूंगी कि आपका मेनली सिलेबस क्या है रीजनिंग का, ठीक है। व्हाट यू ऑल हैव टू स्टडी इन द पोर्शन ऑफ रीजनिंग, ठीक है। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। आपका जो एग्जाम होगा CSAT एग्जाम, उसका सिलेबस, उसका रीजनिंग पोर्शन का सिलेबस जो है, जिसमें कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। The most important chapter of CSAT exam is your coding decoding। इस चैप्टर में से 8 10 क्वेश्चन देखे गए, 5 भी आते हैं, 4 भी आते हैं, 8 भी आते हैं, 10 भी आते हैं, तो काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर से मिलेंगे, राइट। देन इज योर लॉजिकल अल्फाबेट्स। लॉजिकल अल्फाबेट्स और कोडिंग डिकोडिंग ये दोनों इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं, ठीक है, एक जैसे ही चैप्टर्स हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो एट टाइम्स आपके पेपर में कोडिंग डिकोडिंग और लॉजिकल अल्फाबेट्स के 12 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट काउंट हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। देन आपका ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन में आपको रिलेशनशिप्स की स्टडी करनी है, लाइक सन, फादर, मदर, डॉटर, इस तरह से, राइट। देन आपका डायरेक्शंस। डायरेक्शंस में आपका क्या है, डायरेक्शंस में आपको दिया होता है कि आप एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक जर्नी में इस तरफ गए, देन आपने लेफ्ट टर्न लिया, आपने लेफ्ट टर्न लेके इतना किलोमीटर मूव किया, फिर आपने राइट टर्न लिया, इतना किलोमीटर मूव किया, तो इस तरह से डायरेक्शंस में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका है सिलॉगिज्म। हाँ जी, सिलॉगिज्म इट इज अ स्टडी अबाउट सर्कल्स। सर्कल्स की स्टडी रहेगी यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे सर्कल्स को स्टडी करना है। सर्कल्स में आप डायग्राम से आप जो रिलेशनशिप्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे। देन आपकी पजल्स, द इम्पॉर्टेंट, देखो पजल्स का चैप्टर आपका काफी इंपॉर्टेंट है, और इधर से आपका कोडिंग डिकोडिंग और लॉजिकल अल्फाबेट्स का चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, फॉर श्योर आपके क्वेश्चंस आते हैं। एंड आपके ये चैप्टर्स में आप स्कोरिंग तो देखो पूरी रीजनिंग है, इट्स नॉट अबाउट कि आपकी रीजनिंग में कोई चैप्टर की वो हो नहीं पाएगा या ये हो पाएगा, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है। अगर आप रीजनिंग की तैयारी, अगर आप एटलीस्ट सिर्फ हमारी वीडियोज ही देख लेंगे ना, एटलीस्ट आप थोड़े से क्वेश्चंस जो आपको मतलब प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ठीक है, या आपको जितने भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे उतना भी पोर्शन अगर आप कर लेंगे ना, आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती रीजनिंग के लिए, ठीक है। सो आपको अगर जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो रीजनिंग का पोर्शन है वो अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली आपके रीजनिंग के सेक्शन के आने हैं। तो अगर आपके 100 क्वेश्चंस में से इतने क्वेश्चंस भी आपकी मैं 100% गारंटी ले सकती हूँ कि अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो ये 40 के 40 आप अटेम्प्ट कर लेंगे,
तो आप देख रहे हैं आप कितने सिक्योर्ड हो जाते हैं, आप बहुत सिक्योर्ड हो जाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। पजल्स के बाद आपका नेक्स्ट जो है वो है अरेंजमेंट्स, ठीक है। अरेंजमेंट्स में क्या है, अरेंजमेंट्स में आपके जैसे कि आपको कह देता है कि ये इसके आगे बैठा है, ये इसके पीछे बैठा है, अबव, बिलो, बिहाइंड, लेफ्ट, राइट, तो कुछ अरेंजमेंट्स आपको करने होते हैं। तो दिस इज द चैप्टर अरेंजमेंट्स, इसके भी आपको काफी क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका है एजम्पशंस, ठीक है। एजम्पशंस में आपका क्या रहता है कि ये है थिंकिंग बेस्ड, ये वाले चैप्टर्स जो हैं ये आपके थिंकिंग बेस्ड चैप्टर्स हैं। आपका ओपिनियन, आपकी जजमेंट, ये सब कुछ यूज होगा इन चैप्टर्स को जब आप सॉल्व करेंगे तब। नाउ नेक्स्ट इज कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन्स अगेन थिंकिंग बेस्ड है। उसके बाद आपका कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। देन कॉज एंड इफेक्ट, देन आर्ग्यूमेंट्स, देन एजर्शन, रीजन। तो ये एजम्पशन से लेकर एजर्शन एंड रीजन तक जितने भी चैप्टर्स हैं ये सारे चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये थिंकिंग बेस्ड है और ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे क्योंकि ये थोड़े इस उस तरह के एग्जाम्स में चैप्टर्स आते हैं जहाँ पे आपका हायर लेवल का होगा, एक आपका जहाँ पे अब जैसे कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और ये चैप्टर्स ना आए तो वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आपका क्या रहता है कि आपको कुछ केस स्टडीज दी होती है, आपको उन केस स्टडीज को स्टडी करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी और फिर आपने उसके बेसिस पे फर्दर जो केस स्टडीज है उनको सॉल्व करना है। देन आपका नंबर सीरीज, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर। नंबर सीरीज जो है आपको नंबर्स का सीक्वेंस दिया होगा, जैसे कि कुछ नंबर्स है उनका सीक्वेंस आपको दिया जाएगा, आपने उस सीक्वेंस को एनालाइज करना है। देन आपने फिल इन द ब्लैंक्स, या आपको मतलब एक ब्लैंक दिया होगा आपको उसको भरना होगा। देन आपका लेटर सीरीज, अल्फाबेट्स की सीरीज होती है। मिसिंग नंबर आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म में दिया होगा और आपको एक सेल खाली दिया होगा जिसको आपको फिलअप करना है ओनली आफ्टर एनालाइजिंग द अदर नंबर्स। देन आपका चैप्टर नेक्स्ट इज रैंकिंग। ओके, सो बच्चे दीज आर द चैप्टर्स, ठीक है। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। आपका जो सी सैट एग्जाम 2021 का जो एग्जाम आने वाला है उसमें जो सी सैट का रीजनिंग का पोर्शन है ये सिलेबस कवर अप करता है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। क्लियर? तो आफ्टर दिस नेक्स्ट आपके साथ थोड़े से और चैप्टर्स दिखाऊंगी मैं आपको, जैसे कि वेन डायग्राम। अगेन इट इज लाइक सिलॉगिज्म, जैसे सिलॉग्स आप करते हैं, सिलॉग्स में आपको डायग्राम्स जो है बना के क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिए जाएंगे, दीज आर वेन डायग्राम्स। सर्कल्स की स्टडी, दीज आर वेन डायग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैलेंडर। कैलेंडर यानी कि आपको दिया होता है कि इस पर्टिकुलर डेट को ये डे है तो बताइए इस डेट को क्या डे होगा, उस तरह के। क्लॉक, क्लॉक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड, उनके ऊपर कुछ एनालिसिस किया जाता है। देन मिरर इमेज, मिरर इमेजेस के क्वेश्चन, वाटर इमेजेस के क्वेश्चन, पेपर कटिंग, ठीक है, पेपर फोल्डिंग। क्लियर? देन एम्बेडेड फिगर, राइट। एम्बेडेड फिगर के बाद नेक्स्ट आपका क्या है, पिक्चर सीरीज। क्लियर है? ठीक है। तो ये सारी जो है मिरर इमेज से लेके पिक्चर सीरीज तक ये सारी की सारी आपकी है नॉन वर्बल रीजनिंग। क्लियर? नेक्स्ट आपका है एनालॉगी। देखिए एनालॉगी का चैप्टर जो है और ऑड वन आउट का चैप्टर जो है ये मस्ट चैप्टर है, आता ही आता है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे बिकॉज HPAS की प्रिपरेशन मीन्स आपका जीके इज द मेजर पार्ट। आपकी जीके जनरल नॉलेज आपने बहुत डिटेल्ड अपने मेन सब्जेक्ट में भी आपने स्टडी किया है, आप CSAT के लिए भी स्टडी करेंगे, तो उसी पे बेस्ड आपकी जो स्टडी है उसी पे बेस्ड ये दो चैप्टर्स हैं, एनालॉगी एंड ऑड वन आउट। हाँ जी, नेक्स्ट आपका है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, देन काउंटिंग द फिगर, कंपैरिजन ऑफ रैंक्स, डाइस एंड क्यूब। तो दीज आर द चैप्टर्स। ये चैप्टर्स देख के आपको लगा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है। देखो सिलेबस ज़्यादा नहीं है, ऑल द चैप्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, ठीक है। सभी बहुत अच्छे मतलब अच्छे से हम इनको करेंगे। छोटे छोटे चैप्टर्स है, इतने बड़े चैप्टर्स नहीं है। सिर्फ
काउंटिंग में आपको ये चैप्टर ज़्यादा लग रहे हैं, अदरवाइज आप जब इन चैप्टर्स को करेंगे, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स ये रहेंगे, इनके क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें इतना कोई टाइम नहीं लग रहा है एक पर्टिकुलर चैप्टर। बट अगर आपने ये सारा कर लिया, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स, सारी रिकॉर्डिंग्स आपको जो रीजनिंग की प्रोवाइड करवाई जाएगी सब कर लिया, तो आपके 40 क्वेश्चंस श्योर है कि आप कर लेंगे। या अगर 35-40 जितने भी आपके एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन जो आप कर नहीं पाएंगे। ऑल द क्वेश्चंस विल बी अटेम्प्टेड, एंड इफ ऑल द क्वेश्चंस विल बी अटेम्प्टेड तो दैट मीन्स, क्योंकि देखिए आपको, आप बच्चे HPAS की तैयारी में, आपको मेन की तैयारी में आप लगे रहते हैं, ठीक है, मेन की तैयारी जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रू, but it is not just mains, CSAT is also very much important, that you have to qualify to appear for mains, ठीक है। आपको CSAT के लिए जो प्री है, CSAT एग्जाम है, यू हैव टू क्वालिफाई दिस, एंड टू क्वालिफाई CSAT एटलीस्ट अगर आपका एक सब्जेक्ट परफेक्ट हो सकता है, ठीक है, और ऐसा सब्जेक्ट अगर आपका ऐसा हो कि जो इंटरेस्टिंग है, जो आपको टायर्ड ना करे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द चैप्टर, दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, रीजनिंग इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो आपको फ्रेश करता है ना कि टायर्ड करता है, राइट, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को करके आप जब थोड़ा सा मेंस की प्रिपरेशन से थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गए हैं, कि आप पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो जब आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो आप थोड़ा चेंज मांगते हैं, तो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए यू कैन ट्राई द क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग, तो आपका वो टाइम यूटिलाइज भी होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, तो साइमल्टेनियसली आपकी प्री और मेंस की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक वैसा चैप्टर, ये एक ऐसा चैप्टर नहीं है रीजनिंग की जो आपको लगे कि आपको सोचना पड़ेगा, मूड बनाना पड़ेगा बैठ के सॉल्व करने के लिए, ऐसा नहीं है। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग, ये वाला सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप जो है रिफ्रेश होते हैं, तो आपको रिफ्रेश होने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप थियोरेटिकल पढ़ते रहते हैं तो आपको बीच में थोड़ा सा लगता है हाँ कुछ ब्रेक चाहिए, एंड फॉर दैट ब्रेक दिस इज द सब्जेक्ट, and if you prepare this subject you are going to qualify pre CSAT एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है, डन। सो ये आपका है सिलेबस, ठीक है, जो देखने में ज़्यादा है बट रियलिटी में ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द एनालिसिस। बच्चे एनालिसिस मैंने डिटेल्ड एनालिसिस आपका बनाया है, इसमें आपका जो एनालाइज हम करेंगे, क्या क्या एनालाइज करेंगे, हाँ जी, आपका 2013 का, 2014 का, 2017 का, 2018 का, 19 का और 2020 का। बच्चे लास्ट 4 इयर्स का तो मैं लेके आई हूँ, लास्ट कंसेक्यूटिव 4 इयर्स का एनालिसिस मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी, बट उससे पीछे मैंने थोड़ा सा पीछे लास्ट इयर्स का मैंने कर लिया, क्योंकि 15-16 का ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पुराना ट्रेंड और रीसेंट ट्रेंड सब अच्छे से पता लगे, क्योंकि अगर मैं 2-3 साल का एनालिसिस लाऊंगी तो आप इतनी जजमेंट नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स का एनालिसिस आपके लिए रिक्वायर्ड है, सो दैट आपको पता लगे प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। सो इसीलिए हम इन सभी ईयर्स का एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको अभी सिलेबस के टाइम ही बताया था कि पहला चैप्टर है आपका कोडिंग डिकोडिंग का, राइट। 2013 में आपके कोडिंग डिकोडिंग से 6 क्वेश्चंस आए थे, 2014 में 3 क्वेश्चंस, 2017 में 1, 2018 में 3, 2019 में 4, 2020 में 10। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका क्वेश्चन आना ही आना है। 2017 में जो आपका रीजनिंग का पेपर हुआ था ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हुआ था 2017 का रीजनिंग का पोर्शन, जो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो अदरवाइज अदर देन 2017, 2017 से पहले भी, यानी 2013, 14, 15, 16 और 2017 के बाद भी 2018, 19, 20 सेम ट्रेंड ही देखा गया, ठीक है। तो बीच में एक आधा साल कभी हो जाता है कि आपका कोई एग्जाम जो है, एक पोर्शन या पूरा एग्जाम थोड़ा सा हटके वो डाल देते, थोड़ा सा अलग वो डाल देते हैं, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि आपका 2021 का फॉर श्योर ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो ये हम कोई गारंटी नहीं ले सकते, ठीक है। सो हमें थोड़ा यही देखना है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड
कि कुछ ऊपर नीचे होता है उस चीज़ के लिए भी, और अगर एक्सपेक्टेड होता है सो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना, राइट। चलिए, तो कोडिंग डिकोडिंग जैसा कि आप देख सकते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर आपका है लॉजिकल अल्फ़ाबेट्स का। हाँ जी, 2013 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2014 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2017 में 1 आया, तो 2018 में 13 क्वेश्चंस आए। 2013 के बाद फिर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए। सो ये आपका है, हाँ जी, ये आपका है लॉजिकल अल्फाबेट्स का। नेक्स्ट इज योर पजल। अब पजल एक ऐसी चीज है, पजल आनी ही आनी है, फॉर श्योर पजल आएगी। सबसे पहले आपको 2013 में 1 क्वेश्चन, देन 2014 में 9 क्वेश्चन, 17 में आया नहीं। देखो 17 में टोटली अनएक्सपेक्टेड रहा है, एक्सपेक्टेड चीजें 2017 में हुई नहीं। उसके बाद 2018 के 5 क्वेश्चन, 2019 में 9 एंड 2020 में 3 क्वेश्चंस। सो ये आपका पजल्स का है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आ गए। देन ब्लड रिलेशन भी देखो आना ही आना है, बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, बहुत थोड़े नहीं आएंगे, ठीक है। ऑन एन एवरेज ब्लड रिलेशन आएगा। 2013 में भी 2 क्वेश्चन, 2014 में भी 2 क्वेश्चन, 17 में 5, 18 में 5, 19 में 5, फिर 2020 में 1, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डायरेक्शंस। हाँ जी, डायरेक्शंस के क्वेश्चन आ जाते हैं पर एक ही आता है, तो कभी आया कभी नहीं आया। अभी रिसेंटली अगर हम देखें आ ही रहा है, राइट। अगला आपका क्या है, कंपैरिजन ऑफ रैंक, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ रैंक के क्वेश्चन 2013 में 6 आए थे। एक्चुअली ये जो कंपैरिजन ऑफ रैंक है ना, ये कुछ कुछ आपका पजल जैसा ही होता है, ठीक है। सो आपके 2013 में 6 क्वेश्चन आए थे, और उसके बाद 2020 में 1 क्वेश्चन आया। तो आप देख सकते हैं कि हो क्या रहा है, कि आपका जो एक ट्रेंड चलता जा रहा है, एक साल जो नेक्स्ट ईयर होता है वो थोड़ा सा उस ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, पजल के 2017 में नहीं आए तो 2018 में सीधा 5 क्वेश्चन आ गए। लॉजिकल अल्फाबेट्स के 2017 में 1 आए तो 2018 में सीधा 13 क्वेश्चन आ गए। तो वो कुछ प्रीवियस वाले से चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आपका क्या है, सिलॉगिज्म। हाँ जी, नेक्स्ट आपका है सिलॉगिज्म। अगेन सिलॉगिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 4 4 1 4 4 एवरी ईयर सिलॉगिज्म का क्वेश्चन आया है। देन नंबर सीरीज भी आप देख सकते हैं, आता ही आता है, एक एक आया, बट वैसे ज्यादातर 3 4 5 इस तरह से रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ये जो चैप्टर है थोड़े मिसलेनियस चैप्टर में आते हैं। जो मैंने पिछली स्लाइड दिखाई है उसमें जो मैंने चैप्टर्स आपको दिखाए हैं वो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बिकॉज उनके क्वेश्चन देखा गया कि आए ही हैं, हमेशा आए हैं। बट अब थोड़ा सा उससे कम इंपॉर्टेंस वाले चैप्टर्स आपके सामने है, जिसमें कि सबसे पहले आपका मिसिंग नंबर है। देखो नंबर सीरीज मिसिंग नंबर ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो मिसिंग नंबर के 2013, 14 और 15 में 17 में क्वेश्चन आए, बट उसके बाद से नहीं आए। दैट मीन्स 2021 में मिसिंग नंबर आ सकता है। लेटर सीरीज के भी 2013-14 में, उसके बाद आए नहीं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस 3 क्वेश्चंस 2013 में, फिर 14 में नहीं आए, फिर 17 में, फिर 2020 में। फिगर सीरीज क्या होती है, आपको कुछ पिक्चर्स दी होती है, 3-4 पिक्चर्स होती है, और कहते हैं इस सीक्वेंस के हिसाब से एनालाइज द सीक्वेंस, और उस सीक्वेंस में नेक्स्ट क्या होगा। तो फिगर सीरीज 2 1 एंड 1, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का 2014 में 1 क्वेश्चन, 2017 में 1 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपका एनालॉगी ऑड वन आउट भी मैं बता रही थी आपको, 2 3 1 1। अभी 19-20 में नहीं आया तो अब आएगा 2021 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कैलेंडर। कैलेंडर का तो देखो अगर आएगा तो एक ही क्वेश्चन आता है, एक से ज्यादा नहीं आता, ठीक है। बट अगर हम ये सोचे कि एक ही क्वेश्चन आना है, उसके लिए पूरा चैप्टर क्या करना है, तो ऐसे सोचते सोचते हम पता नहीं कितने क्वेश्चंस छोड़ देंगे। तो करना हमें सब कुछ है, ठीक है। देन आपका काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर्स में 2013 में आपका 1 ही क्वेश्चन, फिर 2017 में 1 ही क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद आपका काउंटिंग फिगर्स का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वाले चैप्टर्स जो हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, ये वाले चैप्टर आपको याद होगा, मैं बता रही थी कि आपके ये थिंकिंग बेस्ड वाले हैं।
आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, डिसीजन मेकिंग। अब 2014 में क्या हुआ, 2014 में डिसीजन मेकिंग के 10 क्वेश्चन आए, आर्ग्यूमेंट्स के 2014 में कितने क्वेश्चन आए, 3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो 2020 में ये सारे चैप्टर से आए, आर्ग्यूमेंट्स के भी आए हैं, कॉज एंड इफेक्ट के भी आए हैं। अब जैसे कैलेंडर का एक ही क्वेश्चन आता है, वैसे ही क्लॉक का भी एक ही क्वेश्चन आता है, पेपर फोल्डिंग का एक, और एजर्शन रीजन ये भी आपका थोड़ा थिंकिंग बेस्ड है, इसका भी एक क्वेश्चन आया था 2017 में। तो 2017 का एक थोड़ा सा अलग सा लगा, अदरवाइज बाकी सारे ईयर्स का टोटली सिमिलर है। ठीक है, 2013 से मैंने एनालाइज किया था आपके पेपर्स को, 13, 14, 15, 16 ऑलमोस्ट सिमिलर थे, फिर 17 में मुझे थोड़ा सा चेंज ऑब्जर्व किया मैंने, फिर 2017 के बाद 18, 19, 20 का भी वही 13, 14, 15, 16 वाला ही ट्रेंड था। ठीक है, सो अब आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि आपने इस सब्जेक्ट में किस तरह से करना है चीज़ों को, है ना, क्योंकि वन ऑफ द स्कोरिंग जिनकी रीजनिंग स्ट्रांग होती है, ठीक है, वो प्री में एटलीस्ट, ये तो है नहीं कि आप मैथ्स में कुछ नहीं करोगे, है ना, ये भी नहीं आप इंग्लिश में कुछ नहीं करेंगे, आप सबका इंग्लिश भी बहुत अच्छा है, आपका मैथ्स भी बहुत अच्छा है। ठीक है, बट अगर कई बार क्या होता है, कईयों को मैथ्स में थोड़ा सा लगता है कि भी हमारा इतना नहीं है, क्योंकि वो थियोरेटिकल में इतना पढ़ रहे होते हैं कि मैथ्स पे वो इतना स्ट्रेस नहीं दे पाते। ठीक है, या कईयों की कैलकुलेशंस वीक होती हैं, तो कैलकुलेशंस वीक होना या वो सब चीज़ों से कईयों के अंदर फियर होता है, फियर अबाउट मैथ्स, फियर ऑफ मैथ्स, तो वो डर हमें निकालना है, बिकॉज मैथ्स इतना डिफिकल्ट, इतना क्या डिफिकल्ट है ही नहीं है, क्योंकि आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है हिमाचल का HPAS में, एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका CSAT का एग्जाम होगा, वो टफ नहीं होता, वो एक नॉर्मल सा पेपर होता है। सो अगर ये एक नॉर्मल सा पेपर होता है तो उस नॉर्मल पेपर के लिए प्रिपरेशन तो हमें करनी है ना, इतना नॉर्मल नहीं है कि आप पढ़ो ही मत, है ना, तो पढ़ना हमें पड़ेगा, वी हैव टू स्टडी, राइट, बट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने लीनियंट नहीं होना कि आप बिल्कुल ही इसको छोड़ दो कि हो जाएगा क्लियर, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप CSAT के लिए इतने ज़्यादा वो हो जाओ कि भी आप लगे हुए हो CSAT के लिए कि आप मेंस नहीं कर रहे, वो भी नहीं एटीट्यूड रखना। तो आपको एक बैलेंस पे CSAT की तैयारी करनी है, because it is very important to crack CSAT to appear for mains, right? But mains भी तो क्लियर करना है ना, सिर्फ हमें CSAT पे रुकना नहीं है। तो आप हर चीज़ की एक अलग इम्पॉर्टेंस है, उस इम्पॉर्टेंस को समझिए। ठीक है, मेंस की अलग इम्पॉर्टेंस है, CSAT की अलग इम्पॉर्टेंस है, यानी ओवरऑल हर पेपर आपका इम्पॉर्टेंट है, राइट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, स्टार्ट कैसे करना है, देखिए पेपर जैसे कि मैंने बताया कि सितंबर में होगा, सितंबर 2021 में आपका एग्जाम है। तो सितंबर 2021 एग्जाम, दैट मीन्स अभी आपका जुलाई मंथ चल रहा है, तो आपके पास टाइम आप देख सकते हैं कितना है। देखो अभी कईयों ने तैयारी स्टार्ट करी हुई है, ठीक है, कईयों क्या मैक्सिमम, आप देखो ये वाली जो एग्जामिनेशन की तैयारी होती है आपकी HPAS की, बच्चों ने तैयारी स्टार्ट कर दी हुई है। ठीक है, आपका एटलीस्ट जो थ्योरेटिकल है वो तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, है ना। सो इसीलिए आपको अब करना क्या है, आपने अगर अभी स्टार्ट नहीं किया तो आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप कवर अप करिए, जो बाकी कर चुके हैं उस चीज को कवर अप करिए, थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, वो कोई इशू नहीं है। आपको जब गाइडेंस मिल रही है, आपको गाइड करने वाले हैं, ठीक है, आपको मेंटर्स मिल रहे हैं, ठीक है, आपको हर आपकी क्वेरी सॉल्व होगी, आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपको मटेरियल मिल रहा है, तो सब कुछ अगर आपको मिल रहा है तो आपको टाइम आपको कभी भी कम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, सितंबर जो है ये नहीं कि बस आ गया सितंबर, अगर आप अभी आज भी स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से स्टार्ट करिए, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत, आपको सिर्फ पढ़ने का काम करना है, यू हैव टू जस्ट स्टडी, आप पढ़ाई करिए, मटेरियल, गाइडेंस, स्ट्रैटेजी, क्वेश्चंस, lectures, everything will be provided to you, everything will be provided to you,
राइट तो अगर आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको जिसके लिए स्ट्रगल नहीं करना, तो इसका मतलब ये है कि आपको जस्ट बैठना है और पढ़ना है। हाँ जी, सो इसीलिए हाउ टू स्टार्ट, देखिए आपको, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपका एक तो जर्नल स्टडीज का पेपर होता है और एक आपका एप्टीट्यूड पेपर होता है, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश। देखिए इंग्लिश के लिए, फॉर इंग्लिश एग्जाम आपको न्यूज़पेपर रीडिंग इज द बेस्ट फॉर योर जीके, इवन फॉर योर जीके एंड फॉर योर बेटर वोकैब। आपकी वोकैब अच्छी हो, फॉर दैट इंग्लिश के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, राइट। मैथ्स के लिए, फॉर मैथ्स व्हाट यू हैव टू डू, कैलकुलेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है मैथ्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपकी कैलकुलेशंस वीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। इट्स जस्ट कि आपने स्कूल टाइम पे अपना मैथ्स का पढ़ा हुआ है, आफ्टर दैट गैप हो गया क्योंकि आप हायर स्टडीज़ में चले गए, तो हायर स्टडीज़ में आपको कभी कैलकुलेशंस इस तरह की चीज़ें करनी नहीं पड़ी, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गैप आपका थोड़ा सा स्पीड जो है वो मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की थोड़ी सी कम हो जाती है। बट अगर आप फिर से वो थोड़ी सी प्रैक्टिस, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपने कर रखी है, इट्स जस्ट कि आपकी आदत छूट गई उन चीज़ों को सॉल्व करने की, तो आप अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे, हल्की सी प्रैक्टिस, आपको क्लासेस में भी आपको थोड़े से शॉर्टकट्स बताए जाएंगे चीज़ों को सॉल्व करने के, सो दैट आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बट एनीवेज आप अगर मैथ्स में आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस चैप्टर को परफेक्टली हैंडल कर सकते हैं। क्लियर। देन रीजनिंग, रीजनिंग का तो मैंने आपको बताया, रीजनिंग का क्या करना है। रीजनिंग के लिए तो हमने फ्री टाइम उठाना है, हमने रीजनिंग सॉल्व करने के लिए गैप्स को उठाना है। और वो गैप्स कौन से है, गैप्स आपके थ्योरी प्रिपरेशन, थ्योरी एग्जाम्स प्रिपरेशन के बीच के, जब भी आप एग्जॉस्ट हो जाएं बाकी चीज़ें पढ़ते हुए। फॉर इंग्लिश यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर, द बेस्ट थिंग। फॉर मैथ्स यू हैव टू डू कैलकुलेशन, एंड फॉर रीजनिंग का सेक्शन आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, आपको यहाँ पे गैप्स को यूटिलाइज करना है, ठीक है। कभी भी रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए आपको आराम से, ऐसे नहीं कि आप बैठ रहे हो और बुक्स खोल रहे हो और मूड बना रहे हो कि मुझे रीजनिंग करनी है, वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप उस टाइम को अपने मेन सब्जेक्ट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। रीजनिंग सॉल्व करने का बेस्ट मेथड है कि आप गैप्स में रीजनिंग का सब्जेक्ट उठाएं, आप रिफ्रेश भी होंगे और उस रिफ्रेशमेंट में आपका ये जो सब्जेक्ट है वो प्रिपेयर भी हो जाएगा। दिस इज टाइम यूटिलाइजेशन, आप अपना टाइम यूटिलाइज करिए। अभी आपका कोविड टाइम है, ड्यू टू कोविड टाइम ज़्यादातर लोग घर पे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एट होम, राइट। सो कोविड टाइम्स में आप जब घर पे हैं तो इंस्टेड ऑफ कि आप इरिटेट हो रहे हैं इजीली कि हाँ हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, बाहर सब कुछ बंद है, यूटिलाइज दिस टाइम। आप इस यूटिलाइजेशन में आप सब्जेक्ट्स को प्लान आउट करिए, आप अपनी एफिशिएंसी, अपना कंफर्ट, आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपको मेंस में कितना टाइम देना, आप दिन में कितना टाइम स्टडी कर सकते हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ ऑल अपॉन योर पर्सनल इंडिविजुअल शेड्यूल। आपका जो अपना अपना शेड्यूल है अलग अलग, ठीक है, हर स्टूडेंट का अपना शेड्यूल है, कोई वर्किंग है, कोई नॉन वर्किंग है, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, राइट। तो आपका जो शेड्यूल है आपने अपना शेड्यूल खुद ही बनाना। इफ आई एम गोइंग टू टेल कि ऐसे इतने से इतने ये करिए, इतने से इतने ये करिए, इतने से इतने ये करिए, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प ओनली दैट स्टूडेंट, जो स्टूडेंट जो है टोटली फ्री है, ठीक है। बट आप में से कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, आप में से कुछ लोग मैरिड होंगे, राइट, आप में से कुछ लोग जो है पैरेलल कुछ स्टडी कर रहे होंगे, तो आपने अपने शेड्यूल में अपनी इस HPAS की प्रिपरेशन को फिट करना है। फॉर दैट यू हैव टू मेक योर ओन पर्सनल शेड्यूल और स्टडी प्लान। क्लियर। सो ये चीज़ है कि आपको आज मतलब जैसे कि आज मैंने आपका लेक्चर जो लिया है, राइट, ये आप जब वीडियो देखेंगे तो आपने सबसे पहले अपना स्टडी प्लान बनाना अकॉर्डिंग टू योर रूटीन। कोई रात को पढ़ने में कंफर्टेबल है, कोई मॉर्निंग में पढ़ने में कंफर्टेबल है, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, अकॉर्डिंग टू योर रूटीन आपको अपना खुद का पर्सनल स्टडी प्लान बनाना है। और उस स्टडी प्लान में जो आपका बीच में गैप्स हो गए, लाइक आप 10 से 12 सोच रहे हैं कि आप थ्योरी की तैयारी करनी है, थ्योरी पढ़नी है, देन फिर हम थोड़ा सा गैप लेंगे, लंच करेंगे, आफ्टर दैट हम चलिए 2 to 4 बैठ जाएंगे, तो 12 से 2 इस टाइम में देखो 2 घंटे हैं, तो इसमें रीजनिंग को फिट करो।
खाना खाने में 10 मिनट लगते हैं। फिट करिए रीजनिंग, ठीक है। सो ये वाला सब्जेक्ट तो ना आपको रियलाइज भी नहीं होगा कैसे हो गया, ये सब्जेक्ट तो आप रियलाइज ही नहीं करेंगे आप कब कर गए इसको सॉल्व, ठीक है। बस वीडियोस जो देखनी है ना वो एक स्पेशल एक्स्ट्रा टाइम आपको निकालना पड़ेगा। अदर देन दैट जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको गैप्स में करनी है। ज़रूर ट्राई करना जो मैं बोल रही हूँ, आपको काफ़ी रियलाइज़ होगा कि आपका बर्डन भी कम हो रहा है, टाइम भी यूटिलाइज हो रहा है, और आप बल्कि जल्दी रिफ्रेश होते हैं। आपका माइंड जो है ना एकदम से फ्रेश हो जाता है, थ्योरी से एकदम से उसके बाद रीजनिंग करेंगे आप एकदम से फ्रेश हो जाएंगे, और फिर आप थोड़ी देर बाद ही बहुत ही जल्दी आप अगेन अपने थ्योरी सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। सो स्टार्ट कैसे करना है, स्टडी प्लान से। स्टडी प्लान इज अ मस्ट, आपका अपना पर्सनल स्टडी प्लान। तो स्टडी प्लान बनाइए, अपना जो स्लीपिंग आवर्स है वो थोड़े से मैनेज करिए, ठीक है, कि आप बहुत कम भी ना सोएं, ठीक है, बिकॉज आपको अगर इतनी स्टडीज़ करनी है आपको प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। सो स्टडी आप तभी कर पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्सेस का स्लीपिंग टाइम नहीं होना चाहिए और बहुत ही कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम अगर बहुत ही एक्सेसिव स्लीपिंग आवर्स रखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। यू हैव टू यूटिलाइज टाइम, आपके लिए एक एक घंटा इंपॉर्टेंट है। हाउ आर यू गोइंग टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी आवर ऑफ अ डे, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। Clear? Okay, so this is the plan for CSAT, ठीक है। CSAT एग्ज़ाम जब आप करते हैं तो वहाँ पे आपको माइंड जो है रिलैक्स रखना है, पैनिक नहीं करना है, बिकॉज अगर आप पैनिक करते हैं इट ऑलवेज स्पॉइल द एग्ज़ाम। आपको अपना एग्ज़ाम जो है वो स्पॉइल नहीं करना, ठीक है। माइंड रिलैक्स्ड होगा तो आप अपना फटाफट से सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ कभी मत भूलना कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, जस्ट यू हैव टू क्वालिफाई। क्वालिफाई विद 33% मार्क्स, जस्ट 33% मार्क्स रिक्वायर्ड है, यू हैव टू जस्ट क्वालिफाई। बट अगर आप प्रिपरेशन इतनी अच्छे से कर लेते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि प्री CSAT तो निकल जाएगा, मेंस करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिस्कशन ऑन CSAT। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, और सिविल स्टाफ हिमाचल के बहुत स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने यहाँ से प्रिपरेशन करी और रिजल्ट्स निकाले, और उनका ये कहना है कि उनके लिए वो प्रिपरेशन बहुत ही हेल्पफुल रही है। क्लियर? सो आपको भी अगर अपना एग्जाम क्रैक करना है इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, आप इतना टाइम नहीं है कि आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे रहे हैं, यू हैव टू क्वालिफाई योर HPAS एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अगर आपको पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक करना है बिल्कुल हमारे बाकी स्टूडेंट्स की तरह, तो गो फॉर सिविल स्टाफ हिमाचल। Clear? Okay students, all the very best for your preparation, all the very best for your exams, do well. So अब हम next videos में मिलेंगे और next videos में हम अपनी preparation जो है वो start कर देंगे. Okay students, take care, have a nice day.